नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, रीट प्री एग्ज़ाम और साथ ही रीट मेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए शिक्षण विधियों की प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं और शिक्षण विधियों का ये पेपर नंबर जो 5 है, इसको आज हम हल करने वाले हैं। पेपर जो है ये लेवल 1 के लिए साथ ही लेवल 2 के लिए भी बेहद उपयोगी रहेगा। शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। लगातार आपको यहाँ पर यूट्यूब पर भी आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है अलग अलग विषयों की, जिसमें राजस्थान जीके के जो प्रश्न है वो कल मैंने डाले थे। शिक्षण विधियों का पेपर ये आज डाला जा रहा है और साथ ही आपके मनोविज्ञान का जो पेपर है और आपके हिंदी का जो पेपर है, इन चीज़ों को यूट्यूब पर आपको पढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दिन में 15 मिनट निकाल के जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। पहला प्रश्न है, शिक्षण की जिस विधि में शिक्षक अत्यधिक सक्रिय व छात्र अत्यधिक निष्क्रिय रहते हैं उस विधि का नाम है। अवलोकन विधि, कहानी विधि, प्रश्नोत्तर विधि या नाटकीकरण विधि। तो देखो यहाँ पर शिक्षक तो अत्यधिक सक्रिय रह रहा है और छात्र अत्यधिक निष्क्रिय रह रहा है। तो मित्रों, जो नाटकीकरण विधि होती है इसमें तो छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्न पूछे जाते हैं और छात्र उसका उत्तर देते हैं, तो इसमें भी छात्र जो है वो सक्रिय रह रहे हैं। एक है कहानी विधि। कहानी विधि में क्या किया जाता है कि अध्यापक के द्वारा कहानी को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो कहानी विधि में अध्यापक सक्रिय रहता है और जो छात्र है वो निष्क्रिय रहते हैं। तो बिल्कुल आपके प्रश्न संख्या 1 में जो दूसरा विकल्प है ये आपका सही आंसर होगा। बाकी जो अवलोकन विधि है, अवलोकन विधि में छात्रों का अवलोकन करता है कौन? शिक्षक, और छात्रों के द्वारा कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर भी छात्र सक्रिय रहते हैं। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण शिक्षण, समाचार वाचन, मौन वाचन या सस्वर वाचन। दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। साथियों, आपको जो स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसका लिंक मैंने डाउनलोड करने का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके रीट प्री की यदि आप तैयारी कर रहे हो, रेगुलर टेस्ट यहाँ पर डाले जा रहे हैं रीट प्री के लिए, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी, तो ऐप को डाउनलोड जरूर करिए। और मित्रों, आपके जो एग्जाम होगा उसमें गारंटी दी जा रही है। यदि रीट प्री के एग्जाम में आप कोर्स ज्वाइन करते हो और आप अगर पास नहीं होते हो रीट प्री में, तो आपकी पूरी फीस भी वापस की जाएगी। तो निश्चित रूप से हमसे जरूर जुड़िएगा। प्रश्न संख्या 2 है, यहाँ पर देखो अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी पूछा गया है। तो मित्रों, अगर हमको अर्थ ग्रहण मतलब जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उनका जो अर्थ है वो हम ग्रहण कर सके, इसके लिए सबसे अधिक उपयोगी किसको माना जाता है? मौन वाचन को माना जाता है। मन ही मन में हम जब चीजों को पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा चीजों को हम समझते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपके तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा जो प्रश्न है पूछ रहा है, निम्न में से किस उपकरण का इस्तेमाल प्राय योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है? अध्यापक अवलोकन, परीक्षण, असाइनमेंट और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, एक होता है योगात्मक मूल्यांकन और एक होता है रचनात्मक मूल्यांकन। तो जिसका प्रयोग योगात्मक में करते हैं, भाई रचनात्मक, यहाँ यही पूछा है योगात्मक में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जो अध्यापक अवलोकन है और जो असाइनमेंट है, इन दोनों का प्रयोग तो रचनात्मक में करते हैं। और जो परीक्षण होता है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? योगात्मक में किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक परीक्षण तभी मान्य कहलाता है जब यह क्या करता है? पहला विकल्प, निष्पक्ष और शिक्षक पूर्वाग्रह से मुक्त हो, जिसे मापने का दावा करता है उसे मापता है, समय के साथ अनुरूप परिणाम देता है, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के खिलाफ बचाव करता है। तो देखो, कोई भी परीक्षण जो आप बच्चों का परीक्षण ले रहे हो, मान्य कब कहलाएगा? वो मान्य जब कहलाएगा जिसे मापने का वो दावा करे उसका यदि वो मापन करता है तो फिर वो परीक्षण मान्य कहलाएगा। साथियों, इसको हम वैधता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? वैधता के नाम से भी मूल्यांकन में इसको कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 4 में आपके दूसरा विकल्प सही है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। पांचवा प्रश्न है,
सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता सीसीई की नहीं है? छात्र के विकास के पक्षों पर जोर न देना, छात्र का नियमित मूल्यांकन करना, गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना और विद्यार्थी की संप्राप्ति में सुधार करना। तो देखो, सीसीई में गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन किया जाता है, नियमित मूल्यांकन किया जाता है और जो विद्यार्थी की जो संप्राप्ति है उसमें सुधार किया जाता है। किंतु ये पहला जो विकल्प कह रहा है कि विकास, छात्र के विकास के पक्षों पर जोर न देना, तो ये गलत हुआ ना, क्योंकि सीसी में तो जो छात्र के विकास के जो पक्ष है, अलग अलग जो पक्ष है, इन सभी पर जोर दिया जाता है, चाहे वो शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, भावनात्मक पक्ष हो, नैतिक पक्ष हो, अन्य अलग अलग पक्ष। प्रश्न संख्या 5 में पहला विकल्प आपका आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखते हैं। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कहने वाले थे कौन? जॉन ड्यूवी थे, एडम्स थे, ब्लूम थे या किलपेट्रिक थे? तो शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया इनमें से किसके द्वारा कहा गया था? मित्रों, प्रश्न नंबर 6 का आंसर देखें तो शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा था जॉन ड्यूवी ने। किसने कहा था? जॉन ड्यूवी ने, जिसमें इन्होंने कहा था कि शिक्षण जो त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसमें एक तो अध्यापक होता है, एक आपके छात्र होता है और एक आपके पाठ्यक्रम होता है। ये क्या है? शिक्षा के त्रिमुखी प्रक्रिया के तत्व। अब देखो, एक और कथन आता है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो फिर आपका आंसर हो जाएगा एडम्स। द्विमुखी प्रक्रिया में एडम्स आंसर रहेगा, त्रिमुखी प्रक्रिया में जॉन ड्यूवी आपका आंसर रहेगा। विशेष तौर पर इसको याद रखना है आपको। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। यहां फिलहाल पहला विकल्प आपका आंसर होगा। 7वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 7, पाठ का विकास करने के लिए प्रश्न किए जाते हैं कौन से? विकासात्मक प्रश्न किए जाते हैं, प्रस्तावना प्रश्न किए जाते हैं, आवृत्ति प्रश्न किए जाते हैं या बोध प्रश्न किए जाते हैं? तो मित्रों, पाठ का विकास करने के लिए इनमें से किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है? आपके जो विकासात्मक प्रश्न है, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई पाठ का क्या करना है? विकास। तो फिर विकासात्मक प्रश्न ही पूछेंगे। प्रश्न नंबर 7 में आपके पहला विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। बहुमुखी प्रयास, आगमन विधि का प्रयोग करना ही बहुमुखी प्रयास है, तकनीकी का प्रयोग करना ही बहुमुखी प्रयास है, सभी विषयों का शिक्षण में भाषा, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, ये है, या फिर अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण कराना, ये है। तो प्रश्न नंबर 8 का आंसर देख लेते हैं। देखो, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास पूछा गया है और बहुमुखी प्रयास का मतलब ये होता है कि जो अलग अलग सब्जेक्ट हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उन सभी विषयों के शिक्षण में यदि आप भाषा पर बल देते हो तो उसको ही भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 का तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार पढ़ना, अक्षरों की पहचान करना, पढ़ने में विद्वता लाना। तो देखो, प्राथमिक स्तर का मतलब कक्षा 1 से 5 तक की बात की जा रही है। तो यहाँ बच्चों को हम पढ़ना सिखाते हैं, वो अक्षरों की पहचान करना सीखता है, संदर्भ के अनुसार पढ़ना सीखता है, अनुमान लगाना सीखता है। किंतु ये जो चौथा विकल्प है कि पढ़ने में विद्वता लाना, ये प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है साथियों। प्रश्न संख्या 9 में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 10 को। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना, वर्णमाला सीखना, बाराखड़ी पढ़ना या भाषा का बातचीत के रूप में प्रयोग करना। तो देखो, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ पूछा गया है। अब अलंकारिक भाषा का प्रयोग तो कोई प्राथमिक स्तर पर करेगा नहीं। वर्णमाला सीखना या बाराखड़ी पढ़ना ही भाषा सीखना नहीं है साथियों, बल्कि भाषा का बातचीत के रूप में प्रयोग बालक कर सके, ये भाषा सीखने सिखाने का प्राथमिक स्तर पर लिया जाता है। अतः प्रश्न नंबर 10 में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर।
11वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण कराएं जो विषयगत योग्यताओं एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो, क्या कहा जाता है उस शिक्षण विधि को? भाषा संसर्ग विधि, प्रत्यक्ष विधि, दल शिक्षण विधि या भ्रमण विधि? तो देखो क्या किया जा रहा है शिक्षण विधि में, वे अध्यापक, वे मतलब एक से अधिक अध्यापक शिक्षण करा रहे हैं जो विषयगत योग्यताओं, मतलब जैसे साइंस के 2-3 टीचर है, गणित के 2-3 टीचर है या हिंदी के 2-3 टीचर है, एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक है, एक ही सब्जेक्ट की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसा कौन सी शिक्षण विधि में किया जाता है? दल शिक्षण विधि में किया जाता है। प्रश्न संख्या 11 में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा भाई। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे, तो चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे। मौन पठन के विषय में धारणा है, क्या धारणा है मौन पठन के विषय में? इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, या इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है? तो देखो मौन पठन, मन ही मन चीजों को पढ़ना, मन ही मन में बिना आवाज आए, तो होठों से ध्वनि इसमें बिल्कुल भी नहीं निकलती है मौन पठन में। पठन की गति धीमी नहीं होती है, पठन की गति कैसी हो जाती है? इसमें तेज हो जाती है, तो ये भी गलत। इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है, गलत, क्योंकि आदर्श वाचन के तुरंत बाद तो अनुकरण वाचन किया जाता है छात्रों के द्वारा, ये भी गलत। तो मित्रों 12वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा फिर आपके? दूसरा, मौन पठन से एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। 12वें प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, किस दृश्य श्रव्य सामग्री में पारदर्शी का प्रयोग होता है? ओवरहेड प्रक्षेपक में, फिल्म स्ट्रिप में, ओपेक प्रोजेक्टर में या स्लाइड प्रक्षेपक में? तो देखो पारदर्शी स्लाइड का जो प्रयोग है वो किसमें किया जाता है? फिल्म स्ट्रिप में किया जाता है साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर है। 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, आकलन, सिर्फ एक शब्द में प्रश्न पूछा गया है कि आकलन, फिर यहां पर आपके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। क्या है आकलन? मूलतः शिक्षक केंद्रित होता है। दूसरा है केवल ये बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा है। तीसरा है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। और चौथा है पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। तो मित्रों आकलन मूलतः शिक्षक केंद्रित नहीं होता है बल्कि छात्र केंद्रित होता है, तो ये गलत। केवल ये बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, बल्कि ये भी बताता है कि बच्चे ने क्या सीखा, तो ये भी गलत। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है ये। और पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, जरूरी नहीं है, बीच बीच में भी तो आकलन करते हैं हम, तो ये भी गलत। अतः प्रश्न नंबर 14 में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न पूछ रहा है, छात्रों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया किसने? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी, याद रखिएगा इसको, मुदालियर आयोग की सिफारिशों ने, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो सतत एवं समग्र जो मूल्यांकन है इस पे प्रभावी रूप से बल या प्रभावी रूप से जो जोर देने वाली जो नीति है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। विकल्प नंबर 1 आपके 15वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व का दैनिक पाठ योजना में उपयोग नहीं होता है? उद्देश्यों को परिभाषित करना, शिक्षण विधि व प्रविधि का चयन करना, दत्त कार्य का निर्धारण करना या नील पत्र का निर्माण करना? तो मित्रों जो दैनिक पाठ योजना बनाते हैं इसमें उद्देश्यों को भी परिभाषित किया जाता है कि क्या क्या उद्देश्य इस दैनिक पाठ योजना के रहने वाले हैं। शिक्षण विधि, कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे और उसके अंतर्गत आने वाली जो विधियां होती है उसको प्रविधि कहते हैं, उसका भी चयन किया जाता है। दत्त कार्य का भी निर्धारण इसमें किया जाता है, किंतु नील पत्र का निर्माण दैनिक पाठ योजना में नहीं बल्कि जो ब्लूप्रिंट नील पत्र होता है उसका निर्माण तो जो पेपर बनाते हैं ना उसमें किया जाता है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर है। 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, फ्लालेन बोर्ड का उपयोग होता है लेखन कार्यों के लिए, श्रवण कार्य के लिए, चित्र प्रदर्शन के लिए या फिल्म पट्टिका प्रदर्शन के लिए? तो जो फ्लालेन बोर्ड होता है इसका प्रयोग
लिखने के लिए, सुनने के लिए, फिल्म पट्टिका प्रदर्शन के लिए नहीं किया जाता है। चित्रों को उस पर प्रदर्शित किया जाता है, किस पर? फ्लालेन बोर्ड पर। तो चित्र प्रदर्शन हेतु तो आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न देखेंगे, खंडान्वय प्रणाली में भावों का जो स्पष्टीकरण है वो कैसे किया जाता है? प्रश्नोत्तर द्वारा, व्याख्या द्वारा, तुलना द्वारा या समीक्षा द्वारा? तो मित्रों नाम जरूर सुना होगा आपने। एक तो खंडान्वय प्रणाली और एक होती है आपके दंडान्वय प्रणाली। जो खंडान्वय प्रणाली है इसमें हमें भावों का जो स्पष्टीकरण है वो करना है तो हम किसके माध्यम से करते हैं? प्रश्नोत्तर के माध्यम से, बच्चों से प्रश्न पूछ कर। विकल्प नंबर 1 आपके 18वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। 18वें में पहला विकल्प। 19वां प्रश्न पूछ रहा है, शिक्षण के भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है क्या? विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा और साहित्य में रुचि लेना, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो जहां पर ज्ञान प्राप्त करने की बात की जाती है वो शिक्षण के कौन से उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अतः पहला विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प, यहाँ ज्ञान प्राप्त करने की बात की जा रही है, चाहे वो विषय वस्तु का हो, चाहे वो भाषा तत्वों का हो, या फिर वो रचना कार्य के विभिन्न रूपों का हो। यहाँ ज्ञान प्राप्त करने की बात की जा रही है, मतलब ज्ञानात्मक। तो फिर आपके यहाँ 3, 4 और पहला विकल्प गलत। कौन सा सही है? भाषा और साहित्य में रुचि लेना शिक्षण के भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। दूसरा विकल्प 19वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल पर, पूर्ण से अंश की ओर, सिद्धांत से उदाहरण की ओर। तो जो सूत्र प्रणाली होती है ये जिस सिद्धांत पर आधारित नहीं है वो इनमें से है। पूर्ण से अंश की ओर नहीं चलती है, बल्कि ये चलती है अंश से पूर्ण की ओर। अंश से पूर्ण की ओर ये चलती है। प्रश्न संख्या 20 में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा साथियों। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 21 में है, प्रत्यक्ष विधि का संबंध है किससे? पाठ्यक्रम संगठन से, मातृभाषा शिक्षण से, संपूर्णता के ज्ञान से और रसास्वादन से। तो जो प्रत्यक्ष विधि का संबंध है वो किससे लिया जाता है? मातृभाषा शिक्षण से लिया जाता है। दूसरा विकल्प 21 में सही है। अब हम सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 23 है। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों की किन कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है? थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। प्रश्न था, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों को किन कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है? प्रश्नोत्तर कौशल, कथन कौशल, श्यामपट्ट प्रयोग कौशल और इनमें से सभी। तो देखो माइक्रो टीचिंग जो बीएड या एसटीसी करते हैं ना तब करवाया जाता है, और इसमें शिक्षण के सभी कौशलों को सिखाया जाता है। अतः यहाँ पर जो चौथा विकल्प है सभी, ये आपका सही आंसर होगा। अब आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, पहले ही आपको बता दिया था। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का सबसे उत्तम तरीका कौन सी विधि है? खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रयोगशाला विधि या व्याख्यान विधि? तो भाई प्रयोगशाला और व्याख्यान को तो आप एक तरफ रख दो, क्योंकि प्रयोगशाला तो उच्च स्तर पर और व्याख्यान विधि भी उच्च स्तर पर उपयोगी मानी जाती है। अब खेल विधि या प्रश्नोत्तर विधि, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का सबसे उत्तम तरीका पूछा है, और ये रहेगा आपके कौन सी विधि? खेल विधि। खेल खेल में बच्चों को सिखाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है प्राथमिक स्तर पर। 23वें प्रश्न में पहला विकल्प आपका आंसर होगा साथियों। कंप्लीट होता है ये शिक्षण विधियों का 5वां टेस्ट। ऐप पर आपके आज संस्कृत का गोल्डन पेपर नंबर 4 आएगा, जिसमें संपूर्ण 30 प्रश्न संस्कृत के आपके रहने वाले हैं। साथ ही लेवल 2 जो एसएसटी वाले हैं, हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, संस्कृत वाले हैं, इनके लिए पेपर नंबर 19 और 20 आएगा सब्जेक्ट का। ठीक है, तो मिलेंगे साथियों जल्द ही अगले वीडियो में।